हेलो स्टूडेंट, दिस इज दिनेश कुमार यादव। और देखिए आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बाय डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। तो देखिए लास्ट जो हमारे 2 लेक्चर थे उसमें हमने जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी 3 एप्लीकेशंस को किया था। तो सबसे पहली एप्लीकेशन थी कि एक किसी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो फॉर्मूला है उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। सो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। एक हमारी एप्लीकेशन थी कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। और थर्ड इसकी एप्लीकेशन है कि कोई हम फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। सो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस वी कैन डराइव द फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइडेड वी नो द फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है, ठीक है, उसका यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है उसको डराइव कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर ये हमें पता है कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो हम उस क्वांटिटी का फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है डराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आपको डराइव करना है, विच में डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। जो कि डिपेंड कर सकता है जो पेंडुलम है, पेंडुलम का जो बॉब का मास है उसके ऊपर, पेंडुलम की जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए जो आपको निकालना है टाइम पीरियड उसको आप लेफ्ट हैंड साइड लिखिए इज इक्वल्स टू, इसके बाद आप एक कांस्टेंट यहाँ पर लगा दीजिए। फिर जिन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहले मास पे डिपेंड करता है तो मास लिख दो, लेंथ पे डिपेंड करता है एल लिख दिया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है तो यहाँ पर जी लिख दिया। फिर इनकी कुछ पावर्स होंगी यहाँ पर, तो m की पावर a कर देंगे, b की पावर l की पावर b कर देंगे, और g की पावर c कर देंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके डायमेंशंस हो जाएंगे। तो अब हम क्या करना है इसके बाद, अब जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, दोनों क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया t। फिर मास का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया l, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है lt-2। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है। इसके बाद क्या करना है, इन सभी डायमेंशनल फॉर्मूलाज को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले t का डायमेंशन फॉर्मूला t हो गया, m का हो गया m, l का हो गया l, और g का हो गया यहाँ पर lt-2। ठीक है, इसकी पावर a, इसकी पावर b और इसकी पावर c। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पर t इज इक्वल्स टू, इसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया m की पावर a, l की पावर b, l की पावर c और t की पावर -2c। ओके, अच्छा, फिर देखिए हमने यहाँ पर इसको m की पावर a, l की पावर b है और l की पावर c है, तो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम पावर को ऐड कर सकते हैं। l की पावर हो जाएगा p प्लस c और t की पावर -2c। फिर यहाँ पर t है, t को हम लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, हम दोनों तरफ हम डायमेंशन कंपेयर करते हैं, क्योंकि अगर हमारा फॉर्मूला ये अगर सही है, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो दोनों तरफ जो डायमेंशंस होंगे वो बराबर होंगी। तो जो m की डायमेंशन है उनको कंपेयर करते हैं, तो मास की डायमेंशन यहाँ 0 है, यहाँ पर a है, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 0। सो a इक्वल्स टू 0। फिर देखिए यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन है b प्लस सी। सो 0 इक्वल्स टू b प्लस सी। ओके, अच्छा, यहाँ पर टाइम की डायमेंशन है 1, यहाँ पर टाइम की डायमेंशन है -2c। सो -2c इक्वल्स टू 1। ठीक है, -2c इक्वल्स टू 1। तो -2c से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, -2c से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c इक्वल्स टू -1/2, ये 2 डिवाइड में चला गया, सो c इक्वल्स टू -1/2 आ गया। अच्छा, तो अब हमें c की वैल्यू पता चल गई, तो हम क्या करते हैं, c की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो b प्लस c की वैल्यू कितनी आई है, -1/2। सो b -1/2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से b कितना आ जाता है, b आ जाएगा 1/2। ओके, तो a 0 आ गया, b 1/2 आ गया और c आ गया -1/2। तो ये हमारे पास जो है a, b और c जो है तीनों की हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। अब क्या करना है, अब जो ये वैल्यूज है इन सभी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 को में पुट कर देंगे। सो यूजिंग इक्वेशन 1, तो यहाँ पर t इज इक्वल्स टू k, m की पावर a की वैल्यू, a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 आई है, l की पावर b की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई है, एंड g की पावर c की वैल्यू आई है -1/2। तो
तो इसको रीअरेंज करके देखिए हम लिख लेते हैं, m की पावर 0 मतलब 1 हो गया ये, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2, तो g यहाँ पर नीचे चला गया, सो g की पावर +1/2 हो गया। फिर इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, सो t इक्वल्स टू k अंडर रूट l डिवाइडेड बाय g। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इसका फॉर्मूला आ गया, इसका एक्सप्रेशन आ गया, एक पेंडुलम के टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर यहाँ पर जो k है, k की वैल्यू आपको फर्दर पता चलेगा, k की वैल्यू यहाँ पर 1/2 पाई होती है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं, बाकी आप k की वैल्यू लिखना चाहे तो यहाँ पर आगे लिख सकते हैं। सो t इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाय g। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारे पास, सॉरी डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया एक पेंडुलम के टाइम पीरियड का। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। सो द सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल में डिपेंड अपॉन, तो जो एक पार्टिकल है जो कि सर्कल भाई एक जो कि मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कल के अंदर घूम रहा है में, तो भाई सर्कल के अंदर घूम रहा है तो उसके ऊपर जरूर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तो सेंट्रिपिटल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है। तो ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है तो ये डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पर, एक तो मास के ऊपर डिपेंड करता है, किसका मास, जो पार्टिकल है हमारा पार्टिकल के मास पर डिपेंड करता है। सेकेंड डिपेंड करता है वेलोसिटी, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। और थर्ड डिपेंड करता है जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, जो सर्कल बना रहा है उस सर्कल की रेडियस कितनी है। ठीक है, तो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है जो फोर्स है, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस के ऊपर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है बाय डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि भाई हमारा जो फोर्स, हमें फोर्स निकालना है, सो फोर्स इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट यहाँ पर डाल देते हैं, किस पर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो मास इसकी पावर a, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है इसकी पावर b, और रेडियस पर डिपेंड करता है इसकी पावर हो गई c, और नाम दे देते हैं इसको इक्वेशन 1। फिर सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL/T-2। ठीक है, M1L/T-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया फोर्स का। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m। ओके, फिर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L/T-1, ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और रेडियस क्या है, रेडियस बेसिकली लेंथ होगी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L। अब इन सभी फॉर्मूलाज को हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन में पुट करते हैं, तो वहां से देखिए f की जगह हम पुट कर देंगे mL/T-2 इज इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट का कोई डायमेंशन होता नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट m का पुट करेंगे हम, सो m इसकी पावर a हो गई। फिर यहाँ पर वेलोसिटी L/T-1, इसकी पावर हो गई b, यहाँ पर रेडियस l हो गई और इसकी पावर हो गई c। सोल्व करते हैं इसको, mL/T-2 तो इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b एंड c की पावर यहाँ पर आ गई हमारी c। इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं, सो m1L1T-2, और यहाँ पर तो m की पावर a, यहाँ पर देखिए l की पावर हो गई b। अब देखिए यहाँ पर l की पावर b है, यहाँ पर l की पावर c है, तो हम क्या लिख सकते हैं, l की पावर b प्लस c, b से में पावर ऐड हो गई, और t की पावर यहाँ पर कितनी आ गई, t की पावर -b आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद डायमेंशन कंपेयर करनी है। यहाँ पर a की डायमेंशन, इधर a की डायमेंशन 1 है, इधर a की डायमेंशन इधर m की डायमेंशन 1 है, इधर m की डायमेंशन a है, सो a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अच्छा, फिर सेकंड को कंपेयर करते हैं, b प्लस c इक्वल्स टू 1, और थर्ड को कंपेयर करेंगे, सो -b इज इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल, सो b इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 2, इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर b की वैल्यू 2 आई है, तो इसके अंदर पुट करते हैं, सो 2 प्लस c इक्वल्स टू 1, और यहाँ से आपका c कितना आ जाएगा, c इक्वल्स टू 1 माइनस 2, सो c इक्वल्स टू -1। ओके, तो c की वैल्यू यहाँ पर -1 आ गई। अब क्या करते हैं, अब हम पुट कर देंगे, पुटिंग ये वैल्यूज को, वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1, इन सभी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, देखिए इक्वेशन 1 में है हमारे पास, सो यहाँ पर है f, सो f इज इक्वल्स टू
के हमारा कांस्टेंट हो गया, m की पावर a, तो a की वैल्यू यहाँ पर आई है 1, सो m की पावर हो गई यहाँ पर 1, v की पावर यहाँ पर हो गई 2 और c की पावर यहाँ पर हो गई -1। a b c की हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। सो f इक्वल्स टू क्या आ जाता है, k m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। नीचे आया c की पावर -1 की जगह +1 हो गई। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू k m v स्क्वायर, सॉरी ये c नहीं है, ये r है, ये r है, r की पावर c है, ठीक है। तो c की वैल्यू -1 है, सो ये आ गया r की पावर यहाँ पर 1, सो m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसके ऊपर इतना सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है। सो F इक्वल्स टू के एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ओके, अच्छा, इसके बाद और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो देखिए, द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग में डिपेंड्स अपॉन, तो एक जो स्ट्रिंग है, ठीक है, एक धागा है, उसमें जो वाइब्रेशंस हो रही है तो उस वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है किन किन चीज़ों पर, डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कि वो जो आपका स्ट्रिंग है, जो धागा है, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, टेंशन, उसके अंदर टेंशन कितनी है, ठीक है, और डिपेंड करती है यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो आपके पास जो स्ट्रिंग है, वायर है, धागा है, उसकी जो मास पर यूनिट लेंथ जितना है उसके ऊपर डिपेंड करती है। एंड डराइव द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू लेटर से, ठीक है, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इज इक्वल्स टू, क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा देते हैं के, फिर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, सबसे पहले डिपेंड कर रही है लेंथ के ऊपर, सो एल की पावर ए ले लेते हैं, फिर टेंशन को टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसकी पावर बी ले लेते हैं, और मास पर यूनिट लेंथ, सो मास पर यूनिट लेंथ, इसकी पावर यहाँ पर हो जाएगी सी, ठीक है। फिर क्या करना है, सभी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले न्यू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय टी, या हम इसको लिखेंगे टी की पावर -1। तो ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। फिर इसके बाद लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल, और फिर टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो टेंशन बेसिकली फोर्स होता है, ठीक है, टेंशन क्या होता है, फोर्स, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो फोर्स का होता है, और फोर्स का होता है mlt -2, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, और अब बच गया यहाँ पर m। तो m जो होता है यहाँ पर, m क्या है, m है मास पर यूनिट लेंथ, m है मास पर यूनिट लेंथ। तो मास को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं m से, और लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं l से। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ml-1। ओके, अब देखिए, जितने भी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर निकाले हैं, सभी को पुट कर देते हैं हम इस इक्वेशन के अंदर। सो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का हो गया यहाँ पर t-1, अच्छा, इज इक्वल्स टू के, कॉन्स्टेंट का कोई डायमेंशन होगा नहीं। फिर यहाँ पर एल, तो एल का हो गया ये कैपिटल एल, इसकी पावर ए, टी की जगह रखेंगे हम एम एल टी -2, m1l1 t -2, इसकी पावर बी, और मास पर यूनिट लेंथ का हो गया ml-1, इसकी पावर सी, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। सो t-1, एल की पावर ए, एम की पावर बी, एल की पावर बी, और टी की पावर -2b। फिर यहाँ पर ये हो गया एम की पावर सी और एल की पावर -c, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले m, तो यहाँ पर m की पावर b है, यहाँ पर m की पावर c है, तो m की पावर कितनी हो जाएगी, m की पावर यहाँ पर हो जाएगी b + c। अच्छा, L की बात करते हैं, तो यहाँ पर L की पावर A, L की पावर B और L की पावर C। सो L की पावर A + B - C। T की देखिए, यहाँ पर T की पावर कितनी हो गई, -2B, ठीक है। फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ डायमेंशन कंपेयर करनी है। सो B + C इक्वल्स टू -1, A + B - C इक्वल्स टू देखिए, इसको हम लिख सकते हैं m0 l0 t-1। तो मास के डायमेंशन को हम 0 से कंपेयर करेंगे, लेंथ के डायमेंशन को भी 0 से कंपेयर करेंगे। सो a + b - c इक्वल्स टू 0, और t -2b है, सो -2b इक्वल्स टू -1, और यहाँ से b कितना आ गया, माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। सो b यहाँ पर हो गया 1/2। ओके, b 1/2 हो गया, तो b को हम इसमें पुट कर देते हैं, -1/2 + c इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से c कितना आ जाता है, सो फ्रॉम हेयर c इक्वल्स टू
C इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से C हमारा आ जाएगा 1/2, सो C यहाँ से हो जाएगा -1 + 1/2, सो -1/2। ठीक है, अब देखिए C की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमारे पास B की वैल्यू भी आ चुकी है, तो C और B दोनों की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो B की वैल्यू यहाँ पर है +1/2, C की वैल्यू है -1/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से A कितना आ जाता है, A इक्वल्स टू 0। ओके, A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई। अब क्या कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ A, B, C इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सो यहाँ से देखिए फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट L की पावर, यहाँ पर L की पावर A, तो A कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, सो 0। फिर यहाँ पर T की पावर B, तो टेंशन यहाँ पर B की वैल्यू आई है 1/2, और यहाँ पर इसकी, यहाँ पर ये हमारी वैल्यू आ गई T की पावर 1/2 एंड M की पावर C इज -1/2। ये देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये -C है तो -C है, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर A की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, न कि 0। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, तो A की वैल्यू को हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं K, और 1 भी नहीं, ये -1 आएगी, सॉरी -1, ये टोटल 1 हो गया, उधर जाके -1 हो जाएगा। सो L, फिर L की पावर -1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय L, फिर T की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय M की पावर, नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगी, -1/2 से +1/2, और इसको हम लिख सकते हैं K डिवाइडेड बाय L √T डिवाइडेड बाय M, √T डिवाइडेड बाय M। सो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू K डिवाइडेड बाय L √T डिवाइडेड बाय M, टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। तो ये हमने एक स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर हमने फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस मेथड। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमारा जो ये डायमेंशनल एनालिसिस मेथड है इसमें कुछ कमियां भी है, तो इसके लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिमिटेशंस है, दिस मेथड गिव अस नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट इन द फॉर्मूला। तो ये हमें डायमेंशनल कांस्टेंट जो होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जैसे 1, 2, 3 पाई ई, तो इसकी किसी भी यहाँ पे 1, 2, 3 पाई इनकी किसी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हमें फॉर्मूले में। ठीक है, नेक्स्ट है द क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स हैविंग डायमेंशन, द फॉर्मूला कैन नॉट बी ड्राइव। तो अगर एक क्वांटिटी है जो कि 3 से ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो उनका फॉर्मूला हम ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि MLT के अलावा अगर और क्वांटिटीज़ के ऊपर वो डिपेंड करेगी तो वहाँ पर जो है हमारे पास 4 या 5 इक्वेशंस भी आ सकती हैं। ठीक है, तो उनको सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहाँ पर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। थर्ड है, वी कैन नॉट ड्राइव द डायमेंशनल फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन। तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, इनके जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हम ड्राइव नहीं कर सकते इस मेथड का यूज़ करके। ठीक है, कि भाई सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला, तो जैसे हम फॉर्मूला अभी ड्राइव कर रहे थे, तो अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो कि साइन के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है, जिसके अंदर साइन आ रहा है या लॉग फंक्शन आ रहा है, तो इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, तो यहाँ पर हम उनका फॉर्मूला जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, इट गिव नो इन्फॉर्मेशन वेदर ए क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, कि कोई क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है हमें। नेक्स्ट है, द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज्ड टू ड्राइव द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द रिलेशन व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पार्ट ऑन एनी साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हम एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं निकाल सकते किन क्वांटिटी का, विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पार्ट ऑन एनी साइड, की जहाँ पर एक से ज़्यादा पार्ट हो।
ठीक है। जैसे भाई हमारे पास फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो अगर ये फॉर्मूला इतना होता है एस इक्वल्स टू यूटी, तो हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। बट जैसे इसमें और एक पार्ट ऐड हो जाता है, चाहे इस साइड हाफ एटी स्क्वायर ऐड हो गया, तो इसका फॉर्मूला हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। फॉर्मूला तो निकल जाएगा, यहाँ पर ये प्लस होगा माइनस होगा ये हमें पता नहीं चलेगा, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। एक और लिमिटेशंस भी आप इसमें कर सकते हैं कि भाई जो क्वांटिटी होती है, अगर जैसे आपने इसमें किया था कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, तो कोई भी फॉर्मूला जब हम चेक करते हैं तो अगर वो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से करेक्ट आता है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूला एग्जैक्ट करेक्ट हो सकता है उसमें कुछ मैथमेटिकल एरर हो सकती है, ठीक है। तो ये था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।